बजट से प्रॉपर्टी बाजार को क्या मिला, तो शायद सीधा सीधा कोई ऐलान ऐसा तो नहीं हुआ जिससे प्रॉपर्टी बाजार बहुत ज़्यादा खुश हो जाए, लेकिन हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर पर एक बड़े खर्च की बात सामने आई है। कुछ विशेष शहरों को फोकस करने की बात आई है। पीएमएवाई का भी एक हद तक जिक्र आया है, जहां आवंटन बढ़ता हुआ नजर आया है। और बहुत कुछ ऐसा है जो कि सीधे रियल एस्टेट से भले ही ना जुड़ता हो, लेकिन रियल एस्टेट के लिए है बहुत काम का, और रियल एस्टेट मार्केट को इससे ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। लेकिन ये विश्लेषण करने के लिए अब हम कुछ रियल एस्टेट एक्सपर्ट्स, डेवलपर्स, उन सबको आमंत्रित करेंगे, जिससे हमें पूरी तरह से ये पिक्चर समझ में आएगी कि इस बजट को हम रियल एस्टेट के लिए आखिर समझे कैसा। तो कार्यक्रम में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं निरंजन हीरानंदानी जी, जो कि चेयरमैन हैं नेरेडको के। साथ ही कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं शेखर पटेल साहब, जो कि प्रेसिडेंट है क्रेडाई के। और दोनों डेवलपर्स के अलावा हमारे साथ एक्सपर्ट्स कैटेगरी में हैं अनुज पुरी साहब, जो कि चेयरमैन हैं एनारॉक के, और गुलाम जिया साहब, जो कि सीनियर रीडी है नाइट फ्रैंक इंडिया के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो मैं देख रहा हूं कि हमारे दोनों एक्सपर्ट पहले ज्वाइन कर चुके हैं। अनुज सर, आपसे मैं शुरुआत करता हूं कि बजट में, जैसा मैंने कहा, ऐसा सीधा अनाउंसमेंट अगर हम कोई देखें तो रियल एस्टेट के लिए हमें दिखाई नहीं देता, लेकिन फिर भी ऐसे मल्टीपल अनाउंसमेंट है जिन्हें आप रियल एस्टेट से जोड़ सकते हैं। इन ऑल ये बजट आपको कैसा लगा? तो विपिन जी, सबसे पहले तो बहुत अच्छा लगता है बजट में जैसे ही खत्म होता है आपके शो पे आने का हम वेट करते हैं हर साल। मेरे ख्याल पिछले 10 साल से हम आ रहे होंगे आपके शो के ऊपर ऑन द रियल एस्टेट साइड। तो ये बजट में भी कोई डायरेक्ट, जैसे आपने बोला, कोई इम्पैक्ट नहीं आया रियल एस्टेट का। इसके अंदर बड़ी सारी चीजों में रियल एस्टेट का जिक्र किया गया, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर में, टेक्सटाइल पार्क्स में, डेटा सेंटर्स के अंदर, इज टीयर 2 टीयर 3 सिटीज के अंदर कमर्शियल हब खोलने के लिए। पर ऐसा कोई डायरेक्ट इन्फ्लुएंस या बेनिफिट नहीं दिया गया रियल एस्टेट को। मेरे को लगता है कि ओवरऑल बजट जो था वो आई वुड से पॉजिटिव की तरफ है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर पे फिर से बहुत ज्यादा ध्यान दिया गया है। एंड क्लियरली इंफ्रास्ट्रक्चर जब बढ़ता है तो रियल एस्टेट ऑटोमेटिकली उससे बेनिफिट होता है। तो होपफुली, जैसे हम आपके शो के थ्रू जाएंगे, देखेंगे कि इसका इम्पैक्ट इंडस्ट्रियल पे क्या होगा, डेटा सेंटर पे क्या होगा। और मेरे हिसाब से टीयर 2 टीयर 3 टाउन्स के अंदर ना सिर्फ कमर्शियल जो डेवलपमेंट होगी, बट ऑल्सो जो बड़े सारे रिलीजियस टाउन्स के अंदर बोला है कि जो कैपेक्स है उसमें से पैसा उन रिलीजियस टाउन्स पे स्पेंड होगा। तो वहां पे होटल्स, रिटेल, एफ&बी, इन सबको बहुत ज्यादा बढ़ावा मिलेगा। राइट। तो थोड़ा और एक्सप्लोर इसको करते हैं, लेकिन इन ऑल कुछ कुछ छोटी छोटी पॉकेट्स में से हमें चीज़ें समझ में आ रही कि वो रियल एस्टेट की तरफ बढ़ेगी। गुलाम साहब, आपका फर्स्ट इम्प्रेशन? बहुत बहुत शुक्रिया पहले तो विपिन जी, हमें इस मंच पर आमंत्रण देने का। हमेशा की तरह बड़ा आनंद रहेगा, बड़े लोगों के साथ बात करके बहुत सारी चीजें हमें भी सीखने को मिलेंगी। मेरे लिए तो जो ये पहले से कुछ ज्यादा उम्मीदें हमने इस बजट के साथ वाबस्ता नहीं की थी, क्योंकि पिछले कई सालों में गवर्नमेंट ने रियल एस्टेट के लिए कदम कदम पर बहुत सारी सहूलतें, बहुत सारी सुविधाएं फराहम की हैं। तो इस इतना ज्यादा उम्मीद नहीं थी। जैसा हमने पिछले आप ही के शो पर एक बार जिक्र किया था, एक चीज जिसका हमें इंतजार रहेगा आज नहीं तो कल या अगले चंद सालों में, और वो है लैंड रिफॉर्म्स का। लैंड रिफॉर्म जो वो एक ऐसी बिग बैंग चीज है जो रियल एस्टेट को अगले स्फीयर में ले जाएगी। अगर वो नहीं हो रहा तो बाकी सारी चीजें बस केवल अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए हमें काफी सारी आशाएं थी, उम्मीदें थी, वो मान पड़ गई, फीकी पड़ गई। लेकिन उसके अलावा बजट ओवरऑल, जैसा अनुज जी बता रहे थे, कि मिड टू लॉन्ग टर्म के लिए काफी अच्छा बजट बनाया गया है। फिस्कल प्रोविजंस काफी अच्छे हैं, बट रियल एस्टेट के लिए कुछ खास नहीं है। ऑफ कोर्स इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बेहतर है। जो 10% जो ग्रोथ उन्होंने पिछले साल के कंपैरिजन में इस साल में एडिशन किया है, लेकिन अगर आप ओवरऑल जीडीपी से कंपेयर करेंगे तो परसेंटेज ऑफ जीडीपी वाइज पिछले साल की बनिस्बत थोड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए श्रिंकेज देखा जाएगा, क्योंकि शायद हमारी जीडीपी ज्यादा तेज रफ्तारी से बढ़ रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंड उस रफ्तार से शायद ना बढ़े। लेकिन ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एक जबरदस्त बजट साबित होगा।
जी ठीक है। तो गुलाम साहब कहे कि लैंड रिफॉर्म हो तो असली मज़ा आए, लेकिन फिर भी अब छोटी छोटी चीज़ें जो हुई हैं उससे कितना फ़ायदा मिलता है वो देखेंगे। निरंजन सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं और इनफैक्ट आज दिन में बजट के बाद निरंजन सर के ऑफिस से, मतलब नरेडको के ऑफिस से मैं कहूँगा एक डिटेल मेल मेरे पास आया था और उसमें निरंजन सर ने बहुत सारी बातें डिटेल में लिखी थी, जिसमें छोटी छोटी चीज़ों को उन्होंने डेटा सेंटर टू वो जो स्मॉल सिटीज़ के लिए फंड्स आ रहे हैं उनकी बात की थी, PMAY की बात की थी। निरंजन सर आपका टेक क्या रहा इस पर? मेरे अंदाज से ये बजट लॉन्ग टर्म बजट गिना जाए। फ्यूचरिस्टिक बजट है, देश के 2047 के लिए ये पहुंच रहे हैं। जो इंटरनेशनल हेडविंड्स है उनको हम कैसे पहुंचेंगे, उनको कैसे जवाब देंगे, उसका पूरा जवाब आज दिख रहा है कि हम डेटा सेंटर्स करना चाहते हैं, आत्मनिर्भर भारत करना चाहते हैं। हमारे हिसाब से इंडस्ट्री और मटेरियल्स जो हैं उसके ऊपर हमें ध्यान करना है। खुद हॉस्पिटैलिटी, मेडिकल टूरिज्म, एजुकेशन हम सब कर सके, तो ये सब लॉन्ग टर्म है। ये कोई इंस्टेंट कॉफी बेनिफिट इंडस्ट्री को नहीं मिल सकता। इसलिए हम समझते हैं कि ये लॉन्ग टर्म बजट पहले है, जहां शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स इंडस्ट्री को नहीं दिया है और रियल एस्टेट को भी कोई फर्क नहीं पड़ा है। एक चिंताजनक बात है, वो है कि अफोर्डेबल हाउसिंग लास्ट 18-24 महीने के अंदर लगभग अफोर्डेबल हाउसिंग की सेल 20% कम हो गए ओवरऑल आंकड़े। अनुज जी कंफर्म करेंगे कि ये नंबर करेक्ट है कि 19-20 में बोल रहा हूं, वो शायद हमको कलेक्ट कर सकते हैं, गुलाम जी भी बताएंगे। लेकिन पॉइंट एक ही है कि यहाँ बहुत ही अंतर आ रहा है और मैं समझ रहा था कि इस क्षेत्र में जरूर वित्त मंत्री ये सब आंकड़े उनके पास है तो और उसमें कुछ वो ध्यान देंगे, लेकिन शायद वो नहीं किए। लेकिन ओवरऑल जो इकोनॉमी की ग्रोथ है और जो खर्चा हो रहा है पूरे अलग अलग क्षेत्र में, उसका पॉजिटिव इफेक्ट रियल एस्टेट पर जरूर आएगा। और इसके बावजूद अफोर्डेबल हाउसिंग छोड़ के बाकी का ग्रोथ मेरे अंदाज से इस साल में 12 से 15% ओवरऑल दिख रहा है। तो रियल एस्टेट इस साल की ग्रोथ जरूर है, लेकिन ये एक क्षेत्र में चिंताजनक बात है। दूसरी बात रही है कि कुछ चेंजेस ऐसे भी आए हैं जो डिटेल हम पढ़ना शुरू कर दिए हैं, जहां उन्होंने 1000 केसेस हाई कोर्ट में और अभी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है सेक्शन 148 में, जहां प्राइवेट सेक्टर सब जीते हुए केस है डिपार्टमेंट के विरुद्ध। अभी उन्होंने रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट 148 सेक्शन में लाए हैं कि जितना भी इंटरप्रिटेशन हाई कोर्ट, ITAT ट्राइब्यूनल सब किए हैं वो उसको व्यर्थ कर दिया है। तो वो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बोल रहे हैं और क्लैरिफिकेशन रेट्रोस्पेक्टिव ऐसे करना चाह रहे हैं, तो वो मेरे अंदाज से गलत है। और वो डिटेल प्रोविजन जब हम पढ़ेंगे तो मुझे लगता है कुछ नेगेटिव फैक्टर्स शॉर्ट रन में जरूर आए हैं और उसको हम निंदा करते हैं कि ये गलत बात है। लेकिन गुलाब जी ने जो बराबर बताया वो सही है कि काफी रफ्तार से रियल एस्टेट को प्रोत्साहित किया हुआ है। अभी मुझे लगता है कि स्टेट गवर्नमेंट्स और उनको भी इसमें कुछ सोच विचार करना चाहिए, क्योंकि लैंड प्राइसेस जितने बढ़ गए हैं, रेडी रेक्टर रेट जो बढ़ गए हैं, उसके कारण जो टैक्सेस वगैरह स्टेट लेवल पर है वो भी नेगेटिव फैक्टर है। तो मैं समझता हूँ स्टेट गवर्नमेंट के उनके बजट जब भी आएंगे उसमें कुछ शायद परिवर्तन वो लेके आए, जैसे 2020 में हमारा कोविड के समय पर जो उन्होंने बेनिफिट दी थी 50% रिलीफ स्टैम्प ड्यूटी और टैक्सेस की, वो शायद अभी इसमें आए तो शायद अफोर्डेबल हाउसिंग को कुछ प्रोत्साहित और हो सकता है। तो ये दोनों बातें हैं। लॉन्ग टर्म मेरे अंदाज से ये बजट बहुत ही बेहतरीन रहा, 9 आउट ऑफ 10 गिना जाए। बट शॉर्ट टर्म में मुझे हिचकिचाहट होती है, ये शायद 5 to 10 5% हो। ये पहली बार है जो मैं बजट दो तरीके से देख रहा हूँ। तो जो निरंजन जी का एक कॉल है कि हाँ, ऐसे अगर आप ओवरऑल देखें तो लॉन्ग टर्म के लिए तो बहुत ही बढ़िया, लेकिन 5 नंबर अगर उन्होंने दे दिए, अगर आप शॉर्ट टर्म में बात करें रियल एस्टेट स्पेसिफिक, तो ये थोड़ी निराशा वाली बात होगी।